नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की केंद्र सरकार के मास्टर प्लान की। मतलब वो ब्लूप्रिंट जो हमारे देश को चलाता है। ये वो बुनियाद है जिस पर सरकार का हर बड़ा फैसला टिका होता है। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का ये देश आखिर चलता कैसे है? इतना बड़ा देश, इसको गवर्न कैसे किया जाता है? सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही ऑर्गेनाइज्ड और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। और इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान में, स्पेसिफिकली उसके भाग 5 में। जी हाँ, यही वो हिस्सा है, वो चैप्टर है जो केंद्र सरकार का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि भारत का गवर्नमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, जो देश को लीड करती है। उसके बाद आएगी संसद यानी जनता की आवाज। फिर हम न्यायपालिका के रोल को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा ग्रैंड डिजाइन, ये पूरा ढांचा एक संतुलन कैसे बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत का सरकारी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, भाग वी के जो कोर कंपोनेंट्स हैं, उन्हें एक तरह से देश को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सरकार को बेसिकली 3 बड़े हिस्सों में ऑर्गेनाइज करता है। एक है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब वो लोग जो फैसले लेते हैं। दूसरा है लेजिस्लेटिव ब्रांच, यानी हमारी संसद, जहां कानून बनते हैं। और तीसरा है जुडिशियल ब्रांच, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है कानूनों की रक्षा करना। चलिए अब जरा एग्जीक्यूटिव को करीब से देखते हैं। यह है हमारा दूसरा खंड, द एग्जीक्यूटिव, लीडिंग द नेशन। ये सरकार के वो डिसाइडर्स और इम्प्लीमेंटर्स हैं, मतलब वो इंजन जो देश के रोजमर्रा के कामकाज को ड्राइव करता है, जो फैसले लेता है और उन्हें लागू भी करता है। तो इस एग्जीक्यूटिव टीम में कौन कौन है? इसमें सबसे ऊपर हैं राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। और हाँ, संविधान में इन सब की भूमिकाएं और इनकी पावर्स सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर डायनामिक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का। देखिए, ऑन पेपर तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है, सरकार का हर काम उन्हीं के नाम पर होता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, असल में असली अथॉरिटी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और जिनके सलाह पर ही काम होता है। तो जो सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वो यही है कि वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। बस ये एक लाइन, ये भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम का, आप कह सकते हैं, सार है। असली ताकत जनता के चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सरकार की दूसरी ब्रांच की तरफ। हमारा तीसरा खंड, पार्लियामेंट, द पीपल्स वॉइस। ये देश का वो मंच है, वो विधायी दिल है, जहां बहस होती है, चर्चाएं होती हैं और सबसे जरूरी, देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो जब हम संसद कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ उस बिल्डिंग से नहीं होता। आर्टिकल 79 के हिसाब से संसद असल में 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। अब इन दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ फंडामेंटल फर्क हैं। जैसे लोकसभा में वो लोग होते हैं जिन्हें जनता सीधे चुनकर भेजती है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी तरफ राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भंग नहीं होती। और सबसे एक क्रूशियल बात, सरकार जो है वो कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि वही तो जनता का सदन है। तो कोई कानून बनता कैसे है? सोचिए, एक बिल का सफर कैसा होता है। सबसे पहले एक ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। जब दोनों हाउस उसे पास कर देते हैं, तब उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, बस वो बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। चलिए अब आते हैं सरकार की तीसरी और बेहद अहम शाखा पर, खंड 4, द जुडिशरी, अपहोल्डिंग लॉ। हमारी न्यायपालिका, जो संविधान की अंतिम रक्षक और इंटरप्रेटर है। इसका काम ये देखना है कि देश में सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मोटे तौर पर 3 तरह की पावर्स हैं। एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है।
फिर है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जिसमें वो निचली अदालतों के फैसलों को रिव्यू करता है। और एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत का अंदाजा आप बस एक लाइन से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, और यही भारत में रूल ऑफ लॉ की बुनियाद है। तो अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं, खंड 5, द ग्रैंड डिजाइन, अ बैलेंस। अब हम देखेंगे कि ये सारे हिस्से, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड और अकाउंटेबल सिस्टम कैसे बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम में एक और बहुत ही जरूरी इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, और वो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG कहते हैं। ये ऑफिस देश के पब्लिक फाइनेंस का, मतलब सरकारी खजाने का अकेला गार्डियन है। इसका काम ये चेक करना है कि सरकार का एक एक पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। तो इस पूरे ग्रैंड डिजाइन के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? मतलब हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी, यहाँ शक्तियों का बंटवारा तो है, पर कोऑर्डिनेशन के साथ। तीसरा, एक मजबूत एग्जीक्यूटिव है जो संसद के प्रति जवाबदेह है। और चौथा, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि भाग वी भारत की केंद्र सरकार की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत ढांचा है जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के इस लोकतंत्र को डायरेक्शन देता है, और ताकत भी। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जब ताकत को इतनी सावधानी से इतने हिस्सों में बांटा गया है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो इस पूरे सिस्टम को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करने पर मजबूर करती है? शायद इसका जवाब इन सभी ब्रांचेस के बीच के चेक्स एंड बैलेंसेस में ही कहीं छिपा है।